स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर करेंगे। क्या डीए और एरियर की लड़ाई खत्म हो गई है? आज कर्मचारी नेताओं की ओर से क्या कुछ संकेत दिए गए हैं, जानकारी देंगे। जनरल हाउस बुलाया जाना था आज सचिवालय में, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। आखिरकार किस वजह से? कर्मचारियों के सुर बदल गए हैं, कर्मचारी नेताओं के शब्द बदल गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। किस वजह से हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से हम आपको जानकारी देंगे। और दूसरी बात पेंशन मामले को लेकर करेंगे। भले ही ये कर्मचारी शांत पड़ गए हों, लेकिन पेंशनर्स का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज इन्होंने रणनीति तैयार कर ली है। 20 सितंबर के लिए जो बड़ी चेतावनी इनकी ओर से दी गई है, उस बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ऐसे कर्मचारी जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अभी सितंबर में खत्म होने जा रहा है, यानी कि 2 वर्ष जिनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के कंप्लीट होंगे, उसके बाद उन्हें रेगुलराइज किया जाए, ये मांग उठा रहे हैं। इसी मांग को लेकर ये डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से आज मिले हैं। क्या आश्वासन इन्हें दिया गया है रेगुलराइज करने के लिए, ये जानकारी भी बिल्कुल बारीकी से हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मानसून अब फीका पड़ गया है और अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन नया आंकड़ा इस बार सामने ये आया है कि सामान्य से काफी कम मॉनसून बरसा है। तकरीबन 48% कम यहां पर मॉनसून की बारिश बताई जा रही है। हालांकि जो पिछला हफ्ता था उसमें फिर ज्यादातर हमें बारिश देखने के लिए मिली अधिकांश क्षेत्रों में, लेकिन उससे पहले बारिश का सिलसिला कम ही रहा। हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि ये बात भी है कि हिमाचल प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी से भी बड़ा नुकसान हो जाया करता है, लेकिन मॉनसून में जो तेज बौछारें हमें बारिश की देखने के लिए मिला करती थी, इस बार उसकी काफी कमी रही है और सामान्य से काफी कम भी बरसा है। ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यहाँ माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इक्डोल में एडमिशन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 20 अक्टूबर तक इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। छोटी सी जानकारी इक्डोल से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली बात फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर करना चाहेंगे। दरअसल एक ग्राउंड टेस्ट से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। एमए फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राउंड टेस्ट होना है और 23 सितंबर को ये ग्राउंड टेस्ट होने जा रहा है। इसके लिए एचपीयू की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक सुबह 9 बजे 23 सितंबर को प्रॉपर किट के साथ छात्रों को टेस्ट देने के लिए पहुंचना होगा। कुछ जरूरी दस्तावेज लाने के लिए भी कहा गया है, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लाना होगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और हिमाचल बोनाफाइड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज लाने के को लेकर यहां अधिसूचना जारी हुई है। हालांकि इसमें वेबसाइट भी छात्रों की ओर से चेक की जा सकती है। राजधानी शिमला में एक बड़ी घटना पेश आई है। नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ है और उसी के पड़ोसी की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये दरअसल पंथा घाटी की घटना बताई जा रही है। वहां एक कॉलोनी में लड़की रहती थी और खिड़की से घुसकर युवक अंदर पहुंच गया। उसने पहले रेप किया और फिर वीडियो भी बनाई। वीडियो बनाने के बाद युवती को ही धमकाने लगा। युवती की मौसी ने पुलिस में कंप्लेंट की है और ये पुलिस थाना ईस्ट में शिकायत दर्ज की गई है मौसी की ओर से। जो शिकायतकर्ता मौसी है, उनका कहना है कि उनकी छोटी बहन की ओर से जानकारी दी गई, उनके भतीजे के साथ रेप हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है पुलिस। अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। छानबीन लेकिन शुरू कर दी गई है और पॉक्सो एक्ट के तहत यहां मामला दर्ज हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं भी सामने आती है। जरूरी है इन दिनों सावधानी काफी ज्यादा बरती जाए, खास तौर पर जब लड़कियां अकेली रहती हो। हालांकि पढ़ाई से संबंधित ये छात्रा रह रही थी, नाबालिग है और देखिए बाथरूम की खिड़की से ये युवक अंदर घुस गया और उसके बाद इसने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि मिली है कुछ एक निर्धन परिवारों को, उससे जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे। ये करसोग में ही 870 के करीब निर्धन परिवार बताए जा रहे हैं। जितनी भी वहां पंचायतें हैं, ये 34 के करीब पंचायतें हैं, वहां पर दस्तावेजों को लेकर पहले प्रक्रिया पूरी की गई और 5 पंचायतें ऐसी सामने आई है जहां सबसे ज्यादा निर्धन परिवारों को 65,000 रुपए तक की राशि दी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये पहली किस्त जारी हुई है। इस योजना में निर्धन परिवारों को अपना मकान बनाने के लिए दूसरी किस्त जल्दी जारी कर दी जाएगी और दूसरी किस्त के बाद तीसरी किस्त का भुगतान भी होने वाला है।
लेकिन इस सबके बीच निगरानी भी रखी जाएगी। जो पंचायतों में तकनीकी सहायक हैं वो मौके मौके पर जाकर देखते रहेंगे कि राशि का उचित ढंग से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, सही रूप से यानी कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। तो फिलहाल ये स्थिति है। और बार बार क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कांग्रेस की सरकार भी सवाल उठा रही थी कि योजना तो तैयार कर दी गई है लेकिन लागू तब होगी जब निर्धन परिवारों को राशि मिलेगी। तो तकरीबन करसोग में ही 870 परिवार ऐसे सामने आए हैं जिन्हें ये राशि दी गई है और 65,000 के करीब ये पहली किस्त जारी हुई है ताकि अपने मकान का काम वो शुरू कर सके। देखिए, पिछले कल गणपति विसर्जन था, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी बीच उपमंडल नदौन में एक बड़ा मामला पेश आया है जहां ब्यास नदी में 2 युवक डूब गए और एक की मौत भी अभी तक हो चुकी है। दरअसल ये पताजी पतन की जानकारी बताई जा रही है। यहाँ गणपति विसर्जन के बाद एक युवक स्नान के लिए ब्यास नदी में उतरा था जिसके बाद डूब गया। दूसरा व्यक्ति उसे ढूंढने के लिए ब्यास नदी में उतरा लेकिन ये एक लोहे की तार में फंस गया जिस वजह से डूबने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे बाहर निकालकर अस्पताल तक पहुंचाना जरूर चाहा लेकिन डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया था। और जो युवक पहले डूबा था उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। गोताखोरों को बुलाया गया है, तलाश जारी है, कोई सुराग इस युवक का नहीं मिल पाया है। ये फिलहाल नाल्टी क्षेत्र का एक युवक बताया जा रहा है जो कि उसमें नहाते हुए डूब गया है। और दूसरा युवक है जिसका नाम यहाँ सोनी कुमार बताया जा रहा है। ये ढूंढ रहा था पहले वाले युवक को लेकिन ढूंढते ढूंढते ही एक तार में फंस गया जिस वजह से इसकी मौत हो गई है। तो बहुत ही दुखद घटना कहना चाहेंगे गणपति विसर्जन के दौरान जो सामने आई है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और बड़ी समस्या भी इनके ऊपर आ गई है। अब इन्हें चंडीगढ़ अदालत में पेश होना होगा और बात वही है कि इन्होंने एक फिल्म इमरजेंसी तैयार की है जिसे लेकर काफी विवाद हो गया है। सिख समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें आतंकवादी के तौर पर सिख समुदाय के लोगों को दिखाया गया है जो कि उचित नहीं है। हालांकि ये तो 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, विवादों में क्योंकि चल रही थी और इसे फिलहाल परमिशन भी नहीं दी गई रिलीज करने के लिए। कुछ सीन इसमें कट करने के लिए भी कंगना रनौत को कहा गया है। लेकिन इस सबके बीच चंडीगढ़ अदालत ने भी सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है कि 5 दिसंबर को इन्हें अदालत में पेश होना होगा। ये जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं एडवोकेट रविंदर सिंह बस्सी, जिन्होंने याचिका दायर की थी। इनकी ओर से याचिका दायर हुई थी और उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि अब 5 दिसंबर को कंगना रनौत को भी इसमें पेश होना होगा। अदालत में पेश होने के लिए आदेश इन्हें जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जाने वाले थे लेकिन इनका टूर प्रोग्राम आखिरकार किस वजह से टल गया, सवाल ये भी उठाया जा रहा है। हालांकि आज तो सुबह के वक्त भी मौसम ठीक था तो जानकारी सामने ये आई है आज की भी और पिछले कल भी, क्योंकि देखिए इनका टूर प्रोग्राम था लेकिन ये नहीं गए। फिलहाल जो प्रियंका गांधी वाड्रा है और सोनिया गांधी है दोनों शिमला में पहुंच गई है जिस वजह से माना जा रहा है कि हाईकमान के दोनों बड़े लीडर्स यहां पर हैं तो यही शिष्टाचार भेंट मुख्यमंत्री उनसे कर सकते हैं। दौरा टलने का यही अब एक बड़ा मुख्य कारण बताया जा रहा है। हिमाचल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता को रिमाइंडर कार्मिक विभाग की ओर से भेजा गया है। दरअसल इन्हें बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहां ज्वाइनिंग करने के आदेश जारी हुए थे लेकिन अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो नोटिस इन्हें जारी हुआ है। कारण बताओ नोटिस, ये 2001 बैच की IAS अधिकारी हैं नंदिता गुप्ता, जैसा कि हमने आपको इनका नाम बताया, अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है और इसे लेकर कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा देवी ने इन्हें रिमाइंडर जारी किया है। अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्या वजह रह रही है, इस बारे में इन्हें जानकारी देनी होगी या यूं कह लीजिए एक तरह से रिपोर्ट करना होगा। देखिए, जो स्कूलों में अंडर 12 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसे लेकर विवाद काफी मच गया है। आज हमीरपुर में प्राथमिक शिक्षकों की ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई थी जिसमें उनका कहना है कि काफी सालों से प्राइमरी स्तर पर ही बच्चे खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और यहीं से एक खिलाड़ी तैयार होता है। बेस तो प्राइमरी लेवल पर ही बनता है तो आखिरकार ये प्राथमिक कक्षाओं में टूर्नामेंट्स को, खेल प्रतियोगिताओं को रोका क्यों जा रहा है, ये उचित नहीं है। अधिकार है बच्चों का, खेल विषय उनके लिए जरूरी है, मानसिक तनाव भी इससे दूर होता है और एक तरह से बच्चे
की शैली को अगर और ज़्यादा प्रभावित करना हो, या यूँ कह लीजिए कि और ज़्यादा होनहारता उसमें लानी हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैदान में, खेली मैदान में उसे उतारा जाए, क्योंकि यहीं से प्रतिस्पर्धा बच्चों में बनने लगती है। तो इसी वजह से प्राथमिक शिक्षकों का ये मानना है कि जो रोक लगाई गई है टूर्नामेंट्स पर, उसे आगे भी जारी रखा जाए। प्राथमिक लेवल पर ही बच्चों को ये खेल विषय का ज्ञान होना चाहिए। 3 बड़ी समस्या इन्होंने और रखी है, और ये हमीरपुर जिला से जुड़ी प्राथमिक पाठशालाओं को लेकर इन्होंने बात कही है। इनका कहना है अध्यापकों की कमी वहां इस स्तर पर चल रही है कि मल्टीटास्क वर्कर का कार्य भी शिक्षकों को खुद ही करना पड़ रहा है। गैर शैक्षणिक कार्य भी वहां शिक्षक ही देख रहे हैं, पहले ही कम स्टाफ में मौजूद है और उसमें भी गैर शैक्षणिक कार्य इन्हें देखना पड़ता है। मल्टीटास्क वर्कर नहीं है, इसलिए शौच आदि की देखरेख भी इन्हें ही वहां पर करनी पड़ती है। तो इस बात से ये काफ़ी परेशान है, यानी कि जो शौचालय है या परिसर के आसपास गंदगी हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना होता है, छात्रों की अनेकों बातों का ध्यान रखना होता है। ये बाकी स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर्स के पास जिम्मा रहता है, लेकिन यहाँ शिक्षकों को ही ये पूरा कार्य करना पड़ रहा है। तो ये प्राइमरी टीचर फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रजनीश ठाकुर ने कुछ एक बातें कही हैं। एक तो स्टाफ की कमी को लेकर इन्होंने चिंता जाहिर की है, और दूसरी बात ये कि जो अंडर 12 टूर्नामेंट्स हैं वो बंद नहीं होने चाहिए। प्राइमरी लेवल पर ही एक खिलाड़ी के तौर पर बच्चा तैयार होता है, उसका मानसिक तनाव दूर होता है और मानसिक विकास होता है, और प्रतिस्पर्धा भी ऐसी प्रतियोगिताओं के द्वारा ही बच्चों में आ पाती है। देखिए, मस्जिद मामले पर कोर्ट की अवमानना हुई है, ये कसुमटी के लोगों का कहना है। संजौली के बाद विवाद क्योंकि कसुमटी में भी बढ़ गया है। आज स्थानीय लोग पहुंचे थे उपायुक्त कार्यालय। हालांकि पहले ये भूपेंद्र अत्री से मुलाकात करने वाले थे, जो कि नगर निगम आयुक्त है, लेकिन वहां इन्हें नहीं मिले ये। उसके बाद ये डीसी के पास पहुंच गए। अनुपम कश्यप को इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग उठाई गई है कि कसुमटी में भी मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, और वहां तो पूरी तरह से ही अवैध निर्माण है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए 200 के करीब लोग वहां पर पहुंच जाया करते हैं। एक तिरपाल लगा दिया गया है, तिरपाल के अंदर धीरे धीरे निर्माण किया जा रहा है, धीरे धीरे लोहे की तारें वहां पर बिछाई जा रही हैं। पिछले कई वर्षों से यही सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन 200 से ज्यादा संख्या वहां पहुंच जाती है, जिस वजह से आना जाना आम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए वहां से ये नमाज पढ़ने का सिलसिला और जो तिरपाल लगाकर हल्का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है, उसे हटाया जाना चाहिए। दरअसल लोगों का ये भी कहना है कि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद बनाया गया है छोटा शिमला में, तो कसुमटी में इसकी क्या आवश्यकता है। तो लंबी लड़ाई है, और ये बताया जा रहा है कि 1947 से पहले का वहां पर ये भी मस्जिद निर्माण हुआ है, यानी कि जमीन पहले से ही वक्फ बोर्ड की वहां पर थी। ये बात भी विशेष समुदाय के लोगों की ओर से कही जा रही है, लेकिन उसके बाद निर्माण कैसे हो गया, और ये अगर अवैध नहीं है तो तिरपाल लगाकर वहां पर निर्माण क्यों किया जा रहा है, स्थानीय लोगों ने ये सवाल उठाया है। तो इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। हालांकि 1 साल पहले ये मामला कोर्ट पहुंचा था, और आयुक्त कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था कि वहां से ये निर्माण हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोर्ट का फैसला लागू नहीं हुआ है। कारण ये है कि वक्फ बोर्ड ने दोबारा चुनौती दी थी आयुक्त कोर्ट के फैसले को कोर्ट में जाकर, तो इस वजह से ये मामला भी लटका हुआ है। लेकिन बाजार का माहौल वहां बिगड़ रहा है, ये आम लोगों की ओर से आज जिला उपायुक्त के पास बात रखी गई है। संजौली में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, मंडी में प्रदर्शन हुआ है, अन्य जगहों पर ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए बेहद जरूरी हो गया है कि समय रहते ही और काफी जल्दी ये जो अवैध निर्माण हो रहे हैं इस पर कुछ एक कदम उठाए जाए, ये भी अब आम लोगों का मानना है। देखिए, यूं तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर हम जानकारी दे ही चुके हैं कि दोनों शिमला आ गई हैं। 2 रोज पहले प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी और आज सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं। ये इनका निजी दौरा बताया जा रहा है, और प्रियंका गांधी वाड्रा का जो आवास है छराबड़ा में, निजी आवास, वहां दोनों ठहरी हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू इनसे शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। अभी हरियाणा में चुनाव होने हैं और अहम भूमिका उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा निभाएंगी कांग्रेस की ओर से, ये भी माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले तरोताज़ा होने के लिए अपने निजी आवास शिमला में पहुंची है, और साथ ही साथ सोनिया गांधी भी आई है। सोनिया गांधी फ्लाइट में आई दिल्ली से चंडीगढ़, और उसके बाद सड़क मार्ग के द्वारा छराबड़ा निजी आवास तक पहुंची है। देखिए, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक जरूरी बैठक हो रही है। 2 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी, और इसमें अधिकारियों को भी बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि जो कैबिनेट में मसले रखे जाएंगे उस पर चर्चा हो रही है। 20 सितंबर को कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही है। तो इसमें कौन कौन से मसले शिक्षा विभाग से जुड़े लाए जा सकते हैं, और ऐसे मसले जिस पर मोहर भी लग जाए, इस पर आज चर्चाओं का सिलसिला जारी है। बड़ी बात, 2800 के करीब शिक्षकों की भर्ती होनी है, इस पर चर्चा हो रही है। एनटीटी
भर्ती होने जा रही है। 6000 से ज़्यादा के पद इसमें भरे जाएंगे। हालांकि बार बार हम देखते हैं कि नए सिरे से ड्राफ्ट इसमें तैयार होता है, फिर हो कुछ नहीं पाता। लेकिन अब इन 15,000 के करीब महिलाओं को और कितना इंतजार करना होगा, सवाल बड़ा ये है। और महिलाएं अब और ज़्यादा इंतजार करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो नए सिरे से ड्राफ्ट आखिरकार कब तक तैयार किया जाएगा, या ड्राफ्ट तैयार हो गया है तो क्या आज की बैठक में चर्चा के बाद वो कैबिनेट में रखा जाता है, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। 6000 से ज्यादा पद भरने हैं और हालात ये है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। आज भी ये प्राथमिक शिक्षकों की ओर से बात रखी गई है कि प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन एनटीटी भर्ती नहीं हो रही है, जिस वजह से पढ़ाने के लिए टीचर्स वहां मौजूद नहीं है। ये एक बड़ा कारण रहता है कि प्राइवेट और हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल्स में ही अभिभावक फिर अपने बच्चों को भेजते हैं। वो जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में तो भर्तियां हो ही नहीं रही है, तो बच्चों को आखिरकार कौन पढ़ाएगा। और देखिए एससीईआरटी में कुछ एक सुधार किए जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा कॉलेज टीचर्स को लेकर है। अवार्ड पॉलिसी इनके लिए भी बनाई जाएगी। अभी तक स्कूल स्तर पर ही अवार्ड पॉलिसी थी, यानी कि स्कूल शिक्षकों को ही अवार्ड से नवाजा जाता था, लेकिन आने वाले समय में कॉलेज टीचर्स को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा टीचर्स डे पर। ये इसलिए ताकि कॉलेज टीचर्स में भी एक प्रतिस्पर्धा बनी रहे बेहतरीन काम करने के लिए। शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाई जा सकती है, इसके लिए सरकार सोच विचार कर रही है। रोजाना नए नए कदम भी इस ओर उठाए जा रहे हैं। अगली बात करेंगे उन कर्मचारियों की जिनका सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने जा रहा है, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी दिसंबर 2023 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी सरकार की ओर से कि अब वर्ष में एक ही बार कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, जो कि मार्च का महीना निर्धारित किया गया है। यानी कि मार्च के अंत में कर्मचारियों के लिए रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स जारी होंगे, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का पूरा करेंगे। अब इस बीच इन कर्मचारियों का कहना है कि इन्हें पहले नियुक्त कर लिया गया था, इनकी नियुक्ति पहले हो गई थी और उसके बाद यदि सूचना जारी हुई है तो इन्हें इसमें वन टाइम सेटलमेंट छूट दे दी जाए, एक मुश्त छूट इन्हें दी जाए और फिलहाल अभी के लिए सितंबर के महीने में ही इन्हें रेगुलर किया जाए, क्योंकि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। आने वाले समय में सरकार ऐसी अधिसूचना लेकर आएगी, इसी वजह से ये एक मुश्त छूट अब यहाँ पर मांग रहे हैं। इसी संदर्भ में आज इनका एक गुट डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मिला है। मुकेश अग्निहोत्री ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इस मसले को वो मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे और जो होगा वो किया जाएगा इनके लिए। लेकिन मुख्यमंत्री पहले ही ये चेता चुके हैं कि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। अगर फैसला वापस लेना होता तो ये डिसीजन ही क्यों होता और अधिसूचना ही क्यों जारी की जाती। फिलहाल वर्ष में एक ही बार मार्च में ही कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा मौका, दूसरा विकल्प उन्हें नहीं दिया जाएगा। और लगातार इन कर्मचारियों की ओर से एक बात कही जा रही है कि 3 पॉइंट से रख रहे हैं अपने नुकसान को लेकर। पहला ये फाइनेंशियली इन्हें लॉस होगा, दूसरी बात ये सीनियरिटी में भी इन्हें आगे चलकर कई परेशानियां देखनी पड़ेंगी, और तीसरा पॉइंट इनकी ओर से ये रखा गया है कि तकरीबन 6 महीने का इन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। इस हिसाब से ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो जाएगा। जो पिछली सरकार ने फैसला लिया था कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ना होते हुए 2 साल का होगा, 3 साल से उसे 2 साल के लिए रेड्यूस किया था, उसका लाभ तो ये उठा ही नहीं पाएंगे। तो फिलहाल मिले हैं डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है अगर सच हम ये बात कहें कि दूसरा मौका इन्हें दिया जाएगा, क्योंकि वही बात है मुख्यमंत्री सेशन के दौरान भी ये क्लियर कर चुके हैं कि जो फैसला हुआ है एक ही बार रेगुलर करने का, वो एक ही बारी के लिए रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पेंशन मामला उलझ गया है। ये हिमाचल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज रणनीति तैयार की गई है। 20 सितंबर को इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। उसी दिन कैबिनेट बैठक होगी, सचिवालय के अंदर कैबिनेट होगी, बाहर प्रदर्शन होगा। हालांकि ये उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन हर जिला मुख्यालय में इनकी ओर से आवाज तेज की जाएगी। पहली बात ये कि अब पेंशन इन्हें देरी से दी जा रही है। इस महीने भी 10 तारीख को दी गई है। क्या हर महीने 10 तारीख को या 8-9 दिनों तक इन्हें इंतजार करना होगा? इसके लिए ये तैयार नहीं है। पहली तारीख मतलब पहली तारीख को ही इन्हें पेंशन चाहिए, ये बात आज इन्होंने स्पष्ट कही है। दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि पेंशन में वृद्धि की जाए, पिछले लाभ इन्हें दिए जाएं, मेडिकल रिवर्समेंट का लाभ भी इन्हें नहीं दिया जा रहा है, और 65, 70, 75 आयु में इसका लाभ भी सुनिश्चित किया जाए, जो कि पेंशन में वृद्धि होती है। अपनी मांगे रख रख कर ये अब थक गए हैं। इनकी उम्र वो नहीं रही है कि ये संघर्ष करे, सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार इन्हें विवश कर रही है। इसीलिए अब इन्होंने रणनीति तैयार की है कि 20 सितंबर को ये सड़कों पर उतरने वाले हैं और सभी पेंशनर्स
पेंशनर्स की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, रोष जाहिर करेंगे, जो कि सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि फाइनेंशियली डिसिप्लिन लाना है। इस वजह से अब लेट कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी और पेंशनर्स को लेट पेंशन मिलेगी। इनका कहना है इससे इन्हें नुकसान हो रहा है। सरकार अपना फायदा देख रही है, लेकिन जो नुकसान पेंशनर्स और कर्मचारियों को हो रहा है उसे नजरअंदाज यहां किया जा रहा है। क्या डीए एरियर पर नाराजगी खत्म हो गई है? सवाल तो ये भी बड़ा उठ गया है। कारण ये है कि आज सचिवालय कर्मचारी नेताओं की ओर से जनरल हाउस बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद जानकारी आती है कि अब ये जनरल हाउस नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने इन्हें वार्ता के लिए बुला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इन्हें संपर्क साधा गया है, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि 3 से 4 दिनों में मुख्यमंत्री इन्हें मीटिंग के लिए बुलाएंगे। अब इस वजह से ये जनरल हाउस नहीं करेंगे। तो क्या डीए और एरियर को लेकर लड़ाई खत्म हुई है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जो कर्मचारी नेता संजीव शर्मा हैं, उनकी ओर से साफ किया गया है कि फिलहाल मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए बुला लिया है, इसलिए अभी जनरल हाउस नहीं होगा, ना कोई ये रणनीति तैयार करेंगे। पहले मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखेंगे, कैसा रिस्पॉन्स सामने से आता है वो भी देखेंगे, और उसके बाद आगे क्या करना है फिर रणनीति तैयार होगी। यानी कि रणनीति तैयार करने की अब आवश्यकता होगी, तो ही कर्मचारियों की ओर से अगला कदम उठाया जाएगा। डीए एरियर पर अब क्या सहमति बनती है, क्या प्रोसेस इनके लिए लाया जाता है, देखना होगा। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि हिमाचल प्रदेश अभी कमजोर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। तो इस बीच डीए एरियर की मांग कैसे पूरी होती है, ये बड़ा सवाल है। और जो सैलरी के लिए इन्हें 4 से 5 दिन का इंतजार करना होगा, जिसके लिए कर्मचारी तैयार नहीं है, इस बात पर क्या सहमति बनती है ये भी हम देखेंगे। लेकिन प्रॉपर डेट यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से नहीं दी गई है कि कब सीएम इनसे मिलेंगे। ये 3 से 4 दिन के भीतर मिलेंगे, फिलहाल बात यही सामने आई है। हालांकि इससे पहले जरूर बड़ा हंगामा कर्मचारियों की ओर से किया गया। इन्होंने आरोप ये भी लगाए कि फिजूल खर्ची सरकार की ओर से की जा रही है। एक मंत्री पर बड़े बड़े आरोप भी कर्मचारी नेताओं ने लगाए थे, जिसके बाद मंत्री की ओर से ही इन्हें प्रिविलेज मोशन जारी किया गया था। पहली मर्तबा ऐसी स्थिति बनी है जब इस तरह का नोटिस जारी हुआ हो कर्मचारियों के खिलाफ। और अब एक तरह से शांत होता हुआ ये पूरा आक्रोश नजर आ रहा है। आज जनरल हाउस बुलाया गया था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए बुला लिया है, लेकिन डेट निर्धारित नहीं है कि मुख्यमंत्री कब बात करेंगे। यहाँ बात डीए एरियर को लेकर होगी, या जो सैलरी 4 से 5 दिन लेट इस बार मिली है इस मसले को लेकर होगी, या फिर जो बाकी ट्रांसफर से जुड़े, पदोन्नति से जुड़े, रिटायरमेंट एज से जुड़े मसले हैं, उन चीज़ों को लेकर यहाँ चर्चा होने वाली है। इस पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और बड़ी बात तो ये है कि जेसीसी की बैठक तक नहीं हो पाई है, जिसमें 2 गुटों की ओर से दावा किया जा रहा है, प्रदीप गुट और त्रिलोक गुट। जेसीसी किस गुट के साथ होती है ये भी पता नहीं है, कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खाली कर्मचारी नेता दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्दी जेसीसी होगी, न जाने कब होगी, और बाकी आम कर्मचारी इंतजार में बैठे हैं। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।